हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने घटना चक्र का सीरीज स्टार्ट कर रखा है। उस सीरीज में जो हम लोगों ने भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी स्टार्ट कर रखा है, उस क्रम में आज हमारा है लेक्चर 3। इससे पहले 2 वीडियो जो है वो इंडियन पॉलिटी का ऑलरेडी अपलोडेड है। साथ ही साथ ज्योग्राफी का भी घटना चक्र हम लोग पैरेलल में लेकर चल रहे हैं। और इससे पहले हम लोगों ने मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत को हम लोग घटना चक्र के बुक के सारे क्वेश्चंस को विथ एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। अगर आप वो सब भी नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, वो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। आप लोगों को पता ही होगा कि जब मूल संविधान था उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो है वो संविधान के किस भाग में है। तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो है वो किस में है, भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक उसका उल्लेख जो है वो किया गया है। वहीं नागरिकता से एक चीज़ और याद रखिएगा, भारत में जो है वो एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। नागरिकता संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक बिल्कुल सुमेलित है। कह रहा मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, ये भी सुमेलित है। फिर कह रहा मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 6 का 1, ये गलत है क्योंकि मौलिक कर्तव्य जो है वो संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं कह रहा है राज्य संविधान का भाग 6, ये बिल्कुल सुमेलित है और कहां से कहां तक, अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो यह किस में किया गया, भाग 9 में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 9। देखिए आप लोग याद रखिएगा, भाग 9 की अगर हम लोग बात करते हैं तब आप लोगों को याद होगा भाग 9 में है पंचायतें। अगर हम लोग यही बात करते हैं भाग 9 की क की, तो इसमें क्या है, इसमें नगर पालिकाओं का विवरण किया गया है। और वहीं अगर हम लोग 9 की ख की अगर बात करते हैं तो 9 के ख में सहकारी समिति का वर्णन जो है वो किया गया है, सहकारी समितियों का। अब देखिए भाग 9 के अगर हम लोग बात करते हैं भाग 9 में, तो अनुच्छेद 243 ख के खंड 1 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम जो है, ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। लेकिन इसी अनुच्छेद के खंड 2 यानी कि 243 के ख के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या जो है वो 20 लाख से अनधिक है। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। तो यह कौन सा भाग है, यह है भाग 11 और अध्याय 1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए भाग 11 से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। भाग 11 में क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध है, जो कि अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक है। अब इस भाग 11 के 2 अध्याय हैं, अध्याय 1 और अध्याय 2। अध्याय 1 में है 245 से लेकर अनुच्छेद 255 तक, जिसमें संघ और राज्य के बीच विधायी संबंधों का जिक्र किया गया है। और भाग इसका जो अध्याय 2 है भाग 11 का, उसमें है अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक, जिसमें कि प्रशासनिक संबंधों के बारे में बात किया गया है। यहाँ आपसे पूछ रहा है विधायी संबंध के बारे में, तब आपका आंसर हो जाएगा अध्याय 1। वही पूछ देगा प्रशासनिक संबंधों के बारे में, तब आपका आंसर हो जाएगा अध्याय 2। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है वो सही सुमेलित है, यह आपसे पूछ रहा है। संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, ये गलत है क्योंकि संविधान के दूसरे भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है और मौलिक अधिकार का वर्णन जो है वो तीसरे भाग में किया गया है। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, ये गलत है, दूसरे भाग में नागरिकता, तीसरे भाग में मौलिक अधिकार। कह रहा संविधान का चौथा क भाग मौलिक कर्तव्य, ये बिल्कुल सही है। संविधान का चौथा भाग क में ही मौलिक कर्तव्य का विवरण किया गया है अनुच्छेद 51 क के तहत। फिर आगे कह रहा है संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निदेशक,
तत्व, ये भी गलत है क्योंकि संविधान का जो 5वां भाग है वो संघ से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक का विवरण किया गया है। और नीति निदेशक सिद्धांत की अगर बात करते हैं तो नीति निदेशक सिद्धांत का वर्णन जो है वो भाग 4 में किया गया है, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। अगर कह रहा है भारतीय संविधान का भाग 9, तो भारतीय संविधान का भाग 9 जो है वो पंचायत से संबंधित है, अनुच्छेद 243 के क से लेकर न तक। क्लियर है? कह रहा है भारतीय संविधान का भाग 8, भारतीय संविधान का भाग 8 जो है वो संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक। फिर आगे कह रहा है संविधान, भारतीय संविधान का भाग 4A, तो भारतीय संविधान के भाग 4A में क्या है? मूल कर्तव्य है, अनुच्छेद 51 क के तहत। और भारतीय संविधान के भाग 9A, तो 9A में क्या है? नगर पालिका के विवरण किया गया है। अभी हम लोगों ने देखा था 9 में पंचायतें, 9 के A में नगर पालिका और 9 के B में सहकारी समितियां। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। पंचायत भाग 9 सुमेलित है, नगर पालिकाएं 9 का क सुमेलित है, सहकारी समितियां 9 का ख सुमेलित है, अधिकरण भाग 10 ये सुमेलित नहीं है। क्योंकि अधिकरण की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका विवरण जो है वो भाग 14 के क में किया गया है। और भाग 10 की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या है? इसमें है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का विवरण जो है वो भाग 10 में किया गया है। क्लियर है? अगर यही हम लोग भाग 9 भाग 10 की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक चीज़ और याद रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई है, जो कि और फिर 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 का क जोड़ा गया, जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। और फिर 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा 9 का ख जोड़ा गया, जो कि सहकारी समितियों से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान जो है वो सम्मिलित किए गए हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि भाग 9 और 73वां संविधान संशोधन जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 9 और 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मौलिक अधिकार की अगर बात करते हैं तो मौलिक अधिकार किससे मैच करेगा? भाग 3 भारत के संविधान से, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। मौलिक कर्तव्य की अगर बात करते हैं तो भाग 4A अनुच्छेद 51A के तहत। और संघ की अगर बात करते हैं तो संघ मैच करेगा भाग 5 भारत के संविधान, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 के तहत। और आपात उपबंध की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह भाग 18 के साथ मैच करेगा, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। संविधान के भाग 15 की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह किसके साथ मैच करेगा? यह जो है वो निर्वाचन के साथ मैच करेगा। निर्वाचन में कहां से कहां तक अनुच्छेद? अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। फिर आगे कह रहा है संविधान का भाग 16, संविधान का भाग 16 जो है वो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध के साथ मैच करेगा, जिसका विवरण जो है वो अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक में किया गया है। संविधान का भाग 17, संविधान का भाग 17 जो है वो आपात उपबंध के राज्य भाषा के साथ मैच करेगा, जिसमें कि क्या है? अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक का विवरण किया गया है। और संविधान के भाग 18 की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जो है वो आपात उपबंध के साथ मैच करेगा, जिसमें कि अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो क्या थी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतात्मक गणराज्य था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि फिर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो था वो 42वां संविधान संशोधन 1976 की धारा 2 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? तो यह जो है वो उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उद्देशिका में। संविधान की जो प्रस्तावना है वो देश की नियति को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई है।
13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव था उसी को फिर 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया और इसे ही परिवर्तित करके संविधान के प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। आगे कह रहा है संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख जो है वो किन नामों से किया गया है। तो संविधान में हमारे राष्ट्रों का उल्लेख जो है वो 2 नामों से किया गया है, भारत और इंडिया। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। अनुच्छेद 1 का 1 क्या कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, मतलब इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत तथा इंडिया। नेक्स्ट कह रहा है भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। देखिए, सबसे पहले न्याय की बात पूछा है तो 3 प्रकार के न्याय का विवरण किया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। फिर बात कर रहा है स्वतंत्रता, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का विवरण किया गया है। वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। वही कह रहा है फिर कि सामान्यता, तो 2 प्रकार की सामान्यता का विवरण किया गया है, वो है प्रतिष्ठा और अवसर, और भ्रातृत्व, तो 1 प्रकार के भ्रातृत्व का विवरण किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को तो एक सार्वभौम, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रात्मक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है, लेकिन भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक शब्द का उल्लेख किया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द जो हैं वो 42वां संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था। 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। तो समाजवाद और पंथ निरपेक्ष इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है वो वर्णित करता है। तो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित कौन करता है, संविधान की प्रस्तावना वर्णित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान का कुंजी कहा जाता है और प्रस्तावना के अनुसार संविधान की जो अधीन समस्त शक्तियों का स्रोत जो है वो भारत के लोग ही हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है वो 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। यानी देखिए, यहाँ कह रहा है 1975 में सम्मिलित नहीं था, तो जो अभी हम लोगों ने देखा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एक ही बार अभी तक प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, तो और उसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। तो यानी इन तीनों शब्द जो होगा वो 1975 में नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अखंडता शब्द नहीं था, क्योंकि इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। आगे कह रहा है कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट से बताइए कि इनमें से कौन जो है वो सही है, यह पूछ रहा है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पंडित नेहरू के द्वारा ही 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत तथा संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत जो ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव था, मतलब उद्देश्य प्रस्ताव था, उसको ही अंतोगत्वा भारतीय संविधान की उद्देशिका बनना पड़ा। फिर कह रहा है कि इसकी प्रकृति जो है वो न्याययोग जस्टिटेबल नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर आगे कह रहा है इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये गलत है, क्योंकि उद्देशिका में तो संशोधन संभव है और 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसमें संशोधन भी किया गया है। फिर आगे कह रहा है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द यानी कि ओवरराइड नहीं कर सकता, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए उद्देशिका जो है संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती है। इसका उपयोग जो है वो भ्रम को दूर करने में किया जा सकता है। उद्देशिका का उपयोग जो है वो इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। तो संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है कि यह लागू नहीं किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि इसको लागू नहीं किया जा सकता है। इसकी प्रकृति जो है
वो न्याय योग्य नहीं है। यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती है, लेकिन केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग जो है वो संविधान के स्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य जो है उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो क्या सुनिश्चित कर, यहाँ कह रहा है कि भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य जो है वो उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। क्या सुनिश्चित करना है? सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, बिल्कुल। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिल्कुल। अवसर की सामान्यता, बिल्कुल। और व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, मतलब कि ये चारों जो है वो सही है, क्योंकि भारत के संविधान के आमुख में का जो लक्ष्य है उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की सामान्यता और व्यक्ति की गरिमा यानी कि डिग्निटी जो है वो सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट कह रहा है ये नीचे दिए गए कथन हैं, एक को आर और एक को ए और आर बोला गया है। तो कह रहा है भारत जो है वो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, ये बिल्कुल सही है। कह रहा है इसमें 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए और आर जो है वो दोनों सही है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना जो है वो आरंभ होती है। देखिए, प्रस्तावना के अनुसार जो संविधान के अधीन समस्त शक्तियाँ का केंद्र बिंदु कौन है? भारत के लोग ही हैं। और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो कहाँ से शुरू होती है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना अगर आप लोग देखिएगा तो उसमें लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो यह जो है वो भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता है, मतलब इसका है कि जनता जो है वो सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, हम भारत के लोग शब्दों से। नेक्स्ट कह रहा है कि हम भारत के लोग, बी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्द का प्रयोग जो है वो भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो यहीं से शुरू ही होती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट कह रहा है सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो यह सिद्धांत जो है वो सार्वभौमिकता का सिद्धांत जाना जाता है। देखिए, सभी व्यक्ति जो है वो पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जो है वो सार्वभौमिकतावाद के नाम से जाना जाता है। और इसी सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध होने चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन जो है वो धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो यह कौन करता है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो समाजवादी है, प्रभुता संपन्न भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, लेकिन लोक कल्याण का जिक्र कहीं नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, यह पूछ रहा है आपसे। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। एक है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। उसमें कहीं आर्थिक स्वतंत्रता का विवरण नहीं किया गया है, बल्कि 3 प्रकार के जो न्याय हैं उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का विवरण किया गया है। स्वतंत्रता में कहीं आर्थिक स्वतंत्रता का विवरण नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है, यह आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 1950 में कहाँ था समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष? यह तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। तो यह जो है वो सही है। फिर आगे कह रहा है युक्त शब्द 1977 के संविधान से जोड़ा गया, गलत है, क्योंकि 1976 के संविधान से जोड़ा गया है। उक्त शब्द 1985 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये गलत है, 1976 में जोड़ा गया। और उक्त शब्द जो है वो संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, यह कह रहा है। तो ये भी गलत है, क्योंकि यह प्रस्तावना का ही अंग है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है वो संविधान की आत्मा कहलाता है?
तो संविधान की आत्मा कौन कहलाता है? उद्देशिका कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उद्देशिका। यही अगर आपसे पूछ दे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संबंध में संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का आत्मा कहा जाता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, एक थे के एम मुंशी। के एम मुंशी जो है वो संविधान के उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री यानी कि पॉलिटिकल होरोस्कोप कहा था। और एक थे सुभाष कश्यप। सुभाष कश्यप ने उद्देशिका के बारे में यह कहा था कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना जो है वो उसकी आत्मा है। प्रस्तावना अगर आधारशिला है तो संविधान उसी पे खड़ी हुई है। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? अभी हम लोगों ने देखा जन्म कुंडली किसने कहा था? के एम मुंशी ने कहा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, के एम मुंशी। नेक्स्ट कह रहा है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज जो है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट कह रहा है कि किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया था कि उद्देशिका जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है? यहाँ देखिएगा क्वेश्चन पूछ रहा है संविधान का हिस्सा नहीं है। तो यह जो बेरूबारी यूनियन 1960 हुआ था उसी में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया था कि जो प्रस्तावना है मतलब उद्देशिका जो है वो संविधान का अंग नहीं है। लेकिन फिर बाद में जाकर जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य होता है उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय को पलट देता है और कहता है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बेरूबारी। आगे कह रहा है, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत किया था कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो यह किया था बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में। देखिए बम्बई बनाम जो यूनियन ऑफ इंडिया का मामला था उसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि उद्देशिका जो है वो संविधान का अभिन्न अंग है। और साथ ही साथ फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भी बहुमत से दिए गए निर्णय में उद्देशिका को संविधान का भाग जो है वो मान लिया गया था। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर यहाँ पे होगा बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। आगे कह रहा है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो यह किसमें किया है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केशवानंद भारती विवाद। नेक्स्ट कह रहा है, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। तो उनकी व्याख्या कहाँ किया गया है? उनकी व्याख्या मूल अधिकारों में किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर एस सी। क्योंकि देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देना, विचार, मत, विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता देना और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का अधिकार दिलाना है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो कौन प्रतिबिंबित करता है? संविधान की प्रस्तावना प्रतिबिंबित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखिए सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और राजनीतिक न्याय का मतलब है कि प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो आर्थिक न्याय का उपबंध जो है वो उद्देशिका में किया गया है और साथ ही साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वो सही है, यह आपसे पूछ रहा है। कह रहा है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्यभूत नहीं है, यह गलत है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के तहत प्रदत्त समता के अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता जो है वो प्रत्यभूत की गई है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, ये भी गलत है। सामाजिक समानता संविधान में प्रतिभूत है, ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो देखिए राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है, राज्य के 4 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, आवश्यक तत्व होते हैं। पहला जनसंख्या, दूसरा भूभाग और तीसरा सरकार मतलब शासन और चौथा जो होता है वो संप्रभुता। और
ये चारों में संप्रभुता जो है वो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है, क्योंकि संप्रभुता के बिना कोई भी राज्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रभुता। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, बिल्कुल भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। कह रहा है राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता जो है वो कम हो जाती है, ये गलत है। देखिए, ये क्वेश्चन लाइन पढ़ने के बाद बहुत लोगों के दिमाग में ये आ जाती है कि राष्ट्रमंडल का सदस्यता का मतलब होता है ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा जैसी मतलब कोई शर्त होती है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। राष्ट्रमंडल जो है वो वास्तव में कोई वैधानिक संगठन है ही नहीं, बल्कि इसके सदस्यों के पारस्परिक सहयोग और सद्भावना पर आधारित यह एक मानवीय संगठन है, जो कि राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र जो हैं वो स्वतंत्र और सामान्य हैं। तो इससे भारत की संप्रभुता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो यह जो है वो गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक जो है वो सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो भारतीय संविधान की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें संस्थात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, शासन प्रणाली की अगर बात कीजिएगा तो शासन प्रणाली जो है वो सामान्यतः दो पद्धतियों में होती है, एक होता है संस्थात्मक और दूसरा होता है अध्यात्मक। तो भारत में जो है वो हम लोगों ने ब्रिटेन का अनुसरण किया था और संस्थात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया था। मतलब इसमें होगा क्या कि व्यवस्थापिका की जो सदस्य होंगे वही कार्यपालिका का गठन करेंगे और कार्यपालिका जो होगा वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है संस्थात्मक शासन व्यवस्था में, तो संस्थात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अभी हम लोगों ने देखा था इस शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के जो सदस्य होते हैं वही कार्यपालिका का गठन करते हैं और कार्यपालिका जो है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि सर्वप्रथम संस्थात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी। तो सर्वप्रथम कहाँ किया गया था, ग्रेट ब्रिटेन में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, यह पूछ रहा है। संस्थात्मक सरकार है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, संघात्मक सरकार भी है, अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है, यहाँ कोई अध्यक्ष नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 75 के 3 के तहत। संसदीय शासन प्रणाली को क्या कब बोला जाता है, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा जाता है। और इस शासन व्यवस्था में संसद जो है वो विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है और कार्यपालिका जो है वो अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट कह रहा है भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जो हैं वो संस्थागत रूप में निहित हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 75 का 5, इसमें यही उल्लेख किया गया है कि मंत्री जो है वो बिना संसद सदस्य बने 6 माह से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा। इसका कहने का सीधा मतलब यह है कि मंत्रिमंडल के सदस्य जो हैं वो संसद के सदस्य होते हैं। तो ये पहला तो बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वो अपने पद पर बने रहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है राष्ट्र का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ये गलत है, क्योंकि राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, लेकिन जबकि मंत्रिमंडल के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो यहाँ पहला और दूसरा जो है वो सही है, तीसरा गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 जो है वो सही है। नेक्स्ट कह रहा है संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि, तो इसका मेन लाभ यही है कि कार्यपालिका जो है वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से उन एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो यह कौन करता है, यह करता है ऑप्शन नंबर सी, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र के लिए एक क्रियाविधि। देखिए, संसदीय शासन प्रणाली, जिसको कि मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली बोला जाता है या फिर उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से जाना जाता है, इसमें सरकार जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन जो है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। मतलब कि सरकार के जनता के प्रति जो सामूहिक उत्तरदायित्व है उसको सुनिश्चित करना ही मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार या संसदीय सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत है। नेक्स्ट कह रहा है कि
राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है। तो राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति में ही निहित होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति में। नेक्स्ट कह रहा है भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। तो भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है? यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल सही है। इसमें संस्थात्मक रूप की सरकार है, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च सत्ता जो है वो भारत की जनता में ही निहित है, ये भी बिल्कुल सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करता है, ये गलत है। क्योंकि देखिए भारत की में जो राजनीतिक व्यवस्था है वो एकीकृत शक्ति यानी यूनिफाइड अथॉरिटी का प्रावधान नहीं करती है, बल्कि सत्ता जो है वो केंद्र और राज्यों में विभाजित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3 जो है वो सही है, चौथा जो है वो गलत है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। भारत एक प्रभुता संपन्न राज्य है, बिल्कुल सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4, चारों सही है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है वो भारतीय राजतंत्र की नहीं है। एक चीज़ पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि भारतीय शासन प्रणाली में शासन का संचालन जो है वो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होता है। भारत में विधि का शासन है, यहाँ गणतंत्र है ना कि राजतंत्र, पहली चीज़। और प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत जनता जो है वो अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करके संविधान संगत लोकतांत्रिक सरकार का गठन करती है, और यह जो है वो सत्तावादी सरकार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यह सत्तावादी सरकार नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का प्राविधान जो है वो भारतीय संविधान से प्राप्त होता है। क्योंकि देखिए संघीय शासन प्रणाली के अनुरूप केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन है उसका वर्णन संविधान के 7वीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल सही है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसका प्रमाण जो है वो संविधान के उद्देशिका के जो शब्द हैं उससे हमें पता चल जाता है। और भारत का अपना एक संविधान है, ये भी सही है। लेकिन भारत का अपना एक संविधान है, इससे कोई मतलब नहीं है लोकतांत्रिक देश का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो कह रहा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन जो है वो सुशासन की विशेषता नहीं है, यह पूछ रहा है। तो जवाबदेही है, पारदर्शिता भी है, कानून का नियम भी है, साथ ही साथ जो लाल फीताशाही है, लाल फीताशाही जो है वो सुशासन की व्यवस्था नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाल फीताशाही। नेक्स्ट कह रहा है कि कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या है। तो वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या है कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रावधान करना ही वेलफेयर स्टेट का उपबंध है, और इसका विवरण जो है वो नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह व्यक्तित्व जो है वो किस धारणा की व्याख्या करता है। तो यह जो है वो कल्याणकारी राज्य की ही व्याख्या करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। तो भारतीय संविधान का दर्शन कल्याणकारी राज्य है, राजनीतिक सामान्यता भी है, समाजवादी राज्य भी है, साम्यवादी राज्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, साम्यवादी राज्य। क्योंकि साम्यवादी राज्य के दर्शन का उल्लेख जो है वो संविधान में नहीं किया गया है। बाकी अगर बात करते हैं समाजवादी राज्य और राजनीतिक सामान्यता, इन दोनों का उल्लेख जो है वो उद्देशिका में मिलता है, और कल्याणकारी राज्य का उल्लेख जो है वो संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत समाहित है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है वो सही है, यह आपसे पूछ रहा है। भारतीय संविधान जो है वो अध्यात्मात्मक है, ये गलत है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, ये भी गलत है। भारत एक कुलीन तंत्र है, ये भी गलत है। भारत एक संसाधक प्रजातंत्र है, ये सही है। क्योंकि संसाधक प्रजातंत्र में शक्ति जो है वो मूलतः जनता में निहित होती है, और संसद में जनता के द्वारा चुने गए हैं प्रतिनिधि जो है वो शासन सत्ता का संचालन करते हैं, और यही हमारे भारत में हो भी रहा है। तो भारत जो है वो एक संसाधक प्रजातंत्र है। नेक्स्ट कह रहा है भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है। तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता ही है, क्योंकि भारत में राज्य सत्ता जो है वो जनता में निहित है। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार है, जो जनता का स्वामी ना होकर सेवक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जनता। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक आध्यात्मिक शासन प्रणाली की आधारभूत तत्व है।
तो अध्यात्मक शासन प्रणाली के आधारभूत तत्व कौन है? एकल कार्यपालिका है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एकल कार्यपालिका। इसमें जो सत्ता होती है वो केंद्रीकृत होती है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो सही है, यह आपसे पूछ रहा है। आध्यात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कि कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति जो है वो व्यवस्थापिका यानी संसद को भंग नहीं कर सकता है, ये भी सही है। कह रहा ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं, तो ये भी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को अपने मत देने का अधिकार है और जनता अपने मत के द्वारा ही प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और फिर यही प्रतिनिधि जाके शासन सत्ता का संचालन करते हैं। और जब ये प्रतिनिधि जो होंगे वो जनता के कल्याण या शासन सत्ता का संचालन अगर सही ढंग से नहीं करेंगे तो फिर जब दोबारा चुनाव आएगा उसके माध्यम से जो सत्तारूढ़ सरकार होगी उसको पराजित कर जनता हटा दे सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट कह रहा है लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। तो वह जो है वो साधारण पुरुषों और महिलाओं को की वृद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है, क्योंकि देखिए एक अच्छे नागरिक की सक्रिय भागीदारी स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट कह रहा है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं होता है। गणतंत्र का सिंपल सा मतलब होता है कि राष्ट्र का जो प्रधान है वो निर्वाचित होना चाहिए, या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब वंशानुगत नहीं होना चाहिए। और भारत में जो राष्ट्र का प्रधान मतलब जो राष्ट्रपति होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, इसीलिए यह कहा जा सकता है कि भारत जो है वो एक गणतंत्र है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। आगे कह रहा है राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है। तो राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है भारत के संविधान से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के संविधान से। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किन से बी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान जो है वो परिसंघीय है। तो भारत का संविधान जो है वो परिसंघीय है, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण होता है, मतलब कोई राज्य संघात्मक है या फिर एकात्मक, यह संविधान के द्वारा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर जाना जाता है। मतलब कि संघ और राज्यों के मध्य अगर शक्तियों का विभाजन है तो उस राज्य को संघीय राज्य कहा जाएगा, और भारत का संविधान जो है वो क्या है? परिसंघीय है। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय संविधान कैसा है। तो भारतीय संविधान जो है वो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। कह रहा भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? तो न्यायिक समीक्षा है। न्यायिक समीक्षा जो है वो भारत और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली का एक प्रमुख अंतर है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। भारत संविधान जो है वो एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है, क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है यहाँ, और उसमें एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों ए और आर सही है, परंतु आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, ये बिल्कुल सही है। भारत एक संघीय राज्य नहीं है। अभी हम लोगों ने देखा भारत एक संघीय राज्य है, तो यानी ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है, परंतु आर जो है वो गलत है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन जो है वो एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। तो भारत के संविधान का संघीय लक्षण कौन नहीं है? एक हरी नागरिकता, क्योंकि एक हरी नागरिकता जो है वो भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों ही विशेषताएं मौजूद हैं। जैसे कि भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण कौन कौन से हो गए? लिखित संविधान, कठोर संविधान, केंद्र तथा राज्यों में शक्तियों का विभाजन, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, द्विसदनीय विधानमंडल, यह सब जो है वो भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण हैं। लेकिन अगर एकात्मक लक्षण की भी बात करते हैं तो एकल नागरिकता, राज्यपालों की राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति, आपातकाल की घोषणा, यह सब जो है वो क्या है? एकात्मक लक्षण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एक हरी नागरिकता जो है वो भारतीय संविधान की एकात्मक लक्षण है। नेक्स्ट कह रहा है भारत में संघीय व्यवस्था संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है, यह आपसे पूछ रहा है। संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, तो यह सही है।
फिर कह रहा है एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है, ये भी सही है। दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएँ जो हैं वो प्रभुता संपन्न हैं, ये गलत है। फिर कह रहा है विधायिकी वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियाँ संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई है, तो ये भी गलत है। क्योंकि देखिए राज्य विधायिका रक्षा और वैदेशिक मामले सहित अन्य संदर्भों में केंद्र से अलग नहीं है, और साथ ही यहाँ न्यायिक शक्तियों का सोपानबद्ध क्रम नहीं है, संघ एवं राज्यों के मध्य विभाजन नहीं है, तो यानी ये जो तीसरा और चौथा जो है वो गलत है। नेक्स्ट कह रहा है भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है, यह बिल्कुल सही है। भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः का मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से, तो यह तो सही है कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से ही निर्वाचित होता है। फिर कह रहा है भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत की संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है क्योंकि कोई अनुवांशिक शासक नहीं होता है तथा राज्य के सभी प्राधिकारी जो है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा ही निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, राजनीतिक दल जो है वो लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का जीवन रक्त कहा ही गया है, क्योंकि राजनीतिक दल जो है वो लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत चुनाव में भागीदारी, सरकार का निर्माण, नागरिकों में राजनीतिक सहभागिता का प्रशिक्षण और अवसर प्रदान करते हैं। कह रहा लोग खराब शासन के लिए समानता राजनीतिक दलों को कोसते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, तथा आर जो है वो सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था, तो दल विहीन प्रजातंत्र महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी और डी दोनों, इन्होंने ही दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया था। यह जो है वो दलीय व्यवस्था के दोषों के कारण ही दल विहीन लोकतंत्र और सहभागी लोकतंत्र के समर्थक थे। नेक्स्ट कह रहा है भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है विविधताओं के सामंजन में एक सशक्त ना कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय संविधान जो है वो अर्ध संघात्मक है, तो और दूसरा कह रहा है भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। देखिए भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, ये बिल्कुल सही है, और भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक, यह गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है और आर जो है वो गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है, तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जो है वो जी ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जी ऑस्टिन के द्वारा यह कहा गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि किसने कहा था कि भारत जो है वो अर्धसंघात्मक राज्य है, तो अर्धसंघात्मक राज्य केसी वेयर के द्वारा कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है, कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह किसके द्वारा कहा गया है, केसी वेयर के द्वारा ही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह किनका कथन है, यह डॉक्टर बी राम अम्बेडकर ने ही स्वीकार किया था कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है तथा यह एकीकृत और संघात्मक दोनों है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट कह रहा है कि मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है, तो यह किया है हॉवर्ड साइमन ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है, तो विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित कौन है, फ्रेड डब्ल्यू रेक्स। इन्होंने अपनी पुस्तक इनकी एक थी एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट, इसी पुस्तक में इन्होंने लिखा था कि विकास प्रशासन उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पूरा करने के संगठित प्रयासों से संबंधित है जो विकास में संलग्न व्यक्तियों द्वारा परिवर्तित किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रेड डब्ल्यू रेक्स। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है, तो ये कौन है, हेनरी फेयोल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। हेनरी फेयोल के अनुसार अब हमारे सामने अनेक प्रकार के प्रशासन विज्ञान नहीं है, अब तो केवल एक ही प्रशासन है जिसे सार्वजनिक और निजी मामलों में समान रूप से उपयोग में लाया जा सकता है।
नेक्स्ट कह रहा है यदि हमारी सभ्यता जो है वो विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो यह कथन जो है वो बी डॉनहम के द्वारा, उनकी एक पुस्तक थी द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उन्हीं में इन्होंने उसी पुस्तक में कहा है कि यदि हमारी सभ्यता जो है वो अगर असफल होती है तो ऐसा मुख्यतः जो है वो प्रशासन के पतन के कारण होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी डॉनहम के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही है? तो कौन सही नहीं है यह पूछ रहा है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संघीय नीति भी है, संसदीय पद्धति की सरकार भी है, लेकिन राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार जो है वो भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में सही नहीं है, क्योंकि भारत में राष्ट्रपतीय पद्धति नहीं है बल्कि संसदीय पद्धति की सरकार है। यहाँ राष्ट्रपति जो है वो शासन का सिर्फ और सिर्फ औपचारिक प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च है, ये तो बिल्कुल है। सर्वोच्च शक्ति जो है वो निर्वाचित प्रधान में निहित हो, ये भी है। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, ये नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति के स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है उसको क्या बोला जाता है? संवैधानिक सरकार कहा जाता है? नहीं कहा जाता है। कह रहा है संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। क्योंकि देखिए संवैधानिक सरकार वह है यह पूछ रहा है, तो संवैधानिक सरकार में सरकार की जो शक्ति का स्रोत होता है वो संविधान होता है, और संवैधानिक सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। नेक्स्ट कह रहा है भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं जो हैं वो सामान्य है, यह पूछ रहा है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, यह गलत है, क्योंकि भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास और अमेरिका में राज्य के पास है, ये विशेषताएं सामान्य नहीं है। अवशिष्ट शक्तियां राज्य के पास है, ये भी गलत है, अभी हम लोगों ने देखा, क्योंकि भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के पास और अमेरिका में राज्यों के पास है। फिर कह रहा है राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी विधेयक पर कोई भी जो कार्यवाही है, मतलब या तो वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, उसको करने की राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो पॉकेट वीटो के रूप में जानी जाती है, और ये अमेरिका और भारतीय दोनों राष्ट्रपति को प्राप्त है। उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, ये गलत है, क्योंकि अमेरिका में उच्च सदन में सभी सदस्य जो हैं वो निर्वाचित होते हैं, और भारत में उच्च सदन में मतलब राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये गलत है, और तीसरा जो है सिर्फ और सिर्फ सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 3। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किस संस्थानों को आवश्यक माना गया है? अंतर्राज्यीय परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद, हाँ सही है। वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद सही है। एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवा, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 263 की, तो अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख है। राज्य का आपस में अथवा संघ से विवाद की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है, और योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की जाती है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वहीं अगर हम लोग वित्त आयोग की बात करते हैं तो अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की स्थापना की जाती है, और केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों की आपसी अमान्यताओं को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विचार विमर्श को सुलझाने के लिए क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की जाती है। और वहीं अगर अखिल भारतीय सेवाओं की बात करते हैं तो अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ यह घटना चक्र का सीरीज जो है वो आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल हो रहा है ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।